आज हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे आज। ये पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। इफ रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ए एंड बी इज 2:3 एंड द बोथ ऑफ them saves ₹200 each, what is the income of B? ये कह रहा है ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो है 3:4 और उनकी जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो है 2:3। तो बताइए कि जब उनकी सेविंग गिवन है 200 रुपये ईच, तो उनकी बी की इनकम क्या होगी, ये बताना है। देखिए कैसे करें, क्योंकि हमें इस तरीके से करना है कि हम जल्दी से इसका आंसर निकाल पाए। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से करना है। देखिए, जब इनकम गिवन है ना, जब हमें इनकम गिवन है कितनी 3 और 4, एक्सपेंडिचर गिवन है कितना 2:3 और सेविंग कितनी दे रखी है 200 रुपीज़ में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 14 और यहाँ पे भी सेम। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर और इनकम का क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्रॉस मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 9, इसको करने पे 8 है, इसका गैप है 1। और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना है 600, इसका कितना है 400, इसका गैप कितना है 200। एक की वैल्यू क्या है 200। एक की वैल्यू मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 50 रुपये है और टोटल यूनिट कितनी है 5। ठीक है, तो एक की यूनिट कैसे निकालोगे आप काटोगे, काटने के बाद कितना बचेगा हमारे पास 10। तो एक की यूनिट क्या आ चुकी है 10, यानी कि अगर 5 लोग हैं, टोटल इनके पास 50 रुपये थे, तो एक इंसान के पास 10 रुपये। ठीक है, और ऐसे अगर हम एक की यूनिट को टोटल यूनिट के साथ, एक की यूनिट को अगर हम टोटल यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एक्चुअल यूनिट कितनी 50 आ गई, जो कि ये थी, है ना। ऐसे करते हैं, तो एक की यूनिट हम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो वो पूछता है हम उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। उसने बोला है कि बी की बताइए, बी की क्या है 4। उसने कहा बी की बताइए, बी की क्या है 200 × 4, कितना हो जाएगा 800, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम इसी पे है, जैसे कि इनकम है, वो कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3 एंड देयर सेविंग्स आर रिस्पेक्टिवली 2000 and 1000। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। हमें क्या निकालना है, इनकम निकालनी है ए और बी की, सेम वैसे। यहाँ पे इनकम क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है ए बी की 3:2, एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3 और सेविंग दे रखी है रुपीज़ में 2000 और 1000। ठीक है, सेम वही तरीका अपनाएंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, क्या ये इनका मल्टीप्लाई करने पे इसको मल्टीप्लाई करने, इनका गैप कितना आया 2000, इनका, यानी कि एक की यूनिट कितनी आ गई यहाँ पे 2000। अब उसने बोला क्या निकालने के लिए, उसने बोला है कि ए बी की दोनों की इनकम निकालो। तो ये रही इनकम ए की और ये रही बी की। मैं क्या करूँगा, एक की यूनिट को दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई, 3 × 2000 एंड 2 × 2000, कितना बना 6000। ये कितना बना 400। ये निकाला, ये उसने पूछा, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इससे एक कदम आगे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि वो कह रहे हैं रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी इज 3:7:4 and the ratio of their expenditure is 4:3:5. If the income of rupees 2400, A saves rupees 300, then the saving of B and C is 50.
यानी कि बी और सी की हमें सेविंग निकालनी है जब हमें ए की क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है और उसकी सेविंग कितनी है 200। देखते हैं यहाँ पे ए बी सी का क्या दे रखा है, इनकम का रेशियो कितना है 3 है 7 4 और उनके एक्सपेंडिचर का दे रखा है 4 3 5। ठीक है, साथ में वो कह रहा है कि जो ए है, ए की इनकम जो है, ए की जो इनकम है वो कितनी है 24 है और वो कह रहा है कि ए जो सेव करता है वो करता है 300। जब ए 300 सेव कर लेता है, जब ए 300 सेव कर लेता है तो उसका बचा क्या है एक्सपेंडिचर 2100। कैसे, देखो यही होता है ना कि इनकम किससे मिलके बनती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर से। जितनी अपनी आय है उसमें या तो तुम घटाओगे यानी कि खर्चा करोगे या तो बचाओगे, दोनों चीज़ों से मिलके ही इनकम बनती है। और अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो कैसे बनती है, इनकम में से सेविंग माइनस कर देते हैं यानी कि आय में से बचत माइनस करते हैं। और अगर सेविंग निकालनी है तो कैसे आती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं। सिंपल, इसी पे ये क्वेश्चन लगेगा। तो एक्सपेंडिचर हमारी आई, उसने बोला कि 2400 उसकी इनकम थी, 300 उसकी सेविंग थी, तो बचा गया एक्सपेंडिचर, दोनों को माइनस करके आ गया एक्सपेंडिचर आया। तो हमें क्या पता चल चुका है, एक्चुअल वैल्यू किसकी, ए की इनकम की और एक्सपेंडिचर की। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है, उसकी रेशियो निकलनी है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि 300 दे रखी है उसकी रेशियो वाली वैल्यू इनकम की और एक्चुअल क्या है 2400, ठीक है, तो कितने पे काटेगा 800 पे। ये कितने पे काटेगा 800 पे और ये भी कितने पे 800 पे। क्यों, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियोज हमेशा प्रोपोर्शनल्स होते हैं। आमने सामने वाले रेशियोज हमेशा प्रोपोर्शनल, यानी कि चाहे ये कुछ भी वैल्यू रही हो, ये 3 ये 30 रहा हो, ये 70 ये 40, कट के ये क्या बने 3 7 8 7 4, यानी कि प्रोपोर्शनल रहे थे। तो अगर ये 800 पे कटेगा तो ये भी 800 पे, ये भी 800 पे। ठीक है, कैसे, अगर ये 800 पे इतना बना है, हमें निकालना क्या है BC का, तो ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5600 किस पे कटेगा 800 पे कटेगा। ठीक है, सेम एक्सपेंडिचर दे रखी है इन ए की 2100। ठीक है, ठीक है, तो ये कितने पे काटेगा 525, तो ये भी 525 और ये भी 525। ठीक है, तो ये कितने पे 1575 पे, ये कितने पे 2625 पे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि ये सब प्रोपोर्शनल हैं तो एक जिस पे कटेगा दूसरे भी उतने पे कटेंगे, ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि वो अलग अलग रेशियोज हैं, ये इक्वल है। तो अब हमें क्या निकालना था, BC की सेविंग निकालनी थी, इनकम आ चुकी है B की, C की भी इनकम आ चुकी है, B की एक्सपेंडिचर आ चुका है और C की भी एक्सपेंडिचर। क्या करना होता है सेविंग निकालने के लिए, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। माइनस अगर इसको इससे करेंगे तो हमारा आएगा 4025, जो कि क्या होगा B की सेविंग होगी और C की सेविंग क्या होगी 57। ठीक है, जब हमने इसको इससे किया तो यही हमारा आंसर था, यही हमें निकालना था। आई होप समझ आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन कहता है, अ बैग कंटेन्स ₹410 इन द फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2, ₹1 coin. The number of coins in the ratio 469. So what is the number of 2 rupee coin? 2 रुपये वाले कॉइन के कितने सिक्के पड़े हैं बैग के अंदर, ये बताना है। ठीक है, हमें टोटल वैल्यू दे रखी है एक बैग के अंदर कितनी 410। ठीक है, साथ ही साथ वो कह रहा है कि सिक्के कौन कौन से नंबर के पड़े हैं, कितने रुपए के सिक्के पड़े हैं बैग के अंदर 5, 2 और 1। ठीक है, रुपीज़ में पड़े हैं, पैसे में नहीं है, रुपीज़ में। ठीक है, और उनकी नंबर्स का नंबर्स का रेशियो है 4 6 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं इस कंडीशन में वैल्यू। जब नंबर दे रखा हो तो वैल्यू निकालते हैं, जब वैल्यू दे रखी हो तो नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू है और यहाँ तो हमें वैल्यू नहीं पता कि 5 रुपये की क्या वैल्यू बन रही है नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं ये बोलूँ सपोज कि 5 रुपये का सिक्का है और किसी के पास 4 सिक्के हैं 5 रुपये के,
तो टोटल वैल्यू क्या हुई उसके पास, 420, है कि नहीं। और अगर किसी के पास 2 सिक्के हैं, 2 रुपये का सिक्का है और 6 सिक्के हैं उसके पास, कितनी हुई, 12 उसके पास, है ना। और ये आ गई हमारी वैल्यू। और जब वैल्यू आ गई तो उसका टोटल कर लेंगे हम, कितना बनेगा 41। और ये कितना बना, ये क्या बनी हमारी, ये हमारी बनी रेशियो वाली वैल्यूज़, ठीक है। इसका हम सम कर लेंगे। और ये क्या है हमारी एक्चुअल वैल्यू। तो ऐसे में हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बनेगा 10, 10 पे काटेगा। और जब ये 10 पे काट देगा तो उसके बाद हमें जो भी बोला है हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि उसने बोला 2 रुपये वाले कॉइन्स की नंबर क्या है ये बता दो, तो 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, एक की वैल्यू है। और जब एक की वैल्यू आ जाती है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 की निकालनी है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 60। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप समझ आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 55 रुपीज़ है, ठीक है, कितना 55 रुपीज़ है। और एक 50 और 25 पैसे के रूप में उसमें पैसे पड़े हैं। साथ ही साथ वो कॉइन्स उसमें किस नंबर में है, 1, 2 और 3। सेम इसमें भी वही होगा, नंबर हमारे पास हैं, वैल्यू हम निकालेंगे। 1 1 रुपये का एक सिक्का है, 1 रुपये का एक सिक्का, तो वैल्यू क्या, एक हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो पैसे में है और ये भी पैसे में है, कैसे करेंगे। देखो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूँ एक है तो मैं ये बोल सकता हूँ 0.50 है, ये इसकी वैल्यू 0.50 है। उसको मैं बोल सकता हूँ 0.25 है कि नहीं। एक पूरा रुपए है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली एक बनती है। और 50 पैसे की न्यूमेरिकली 0.50 बोल सकते हैं, है ना। 100 पैसा, ये 50 पैसा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 100 पैसों को हमने 1 रुपये बोला तो 50 रुपये को 0.50 बोल सकते हैं। और इसको क्वार्टर बोलेंगे, यानी 0.25 बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं अब इसको 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 100 आएगा। 2 के बाद पॉइंट है तो 1 बन जाएगा। सेम इसके साथ 20.25 इंटू 3 75। अब इसकी टोटल वैल्यू क्या बनी रेशियोज की, तो 0.75, यहाँ कितने हैं 55, और एक की वैल्यू यानी कि इसको इससे डिवाइड करूँगा, एक की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगी 20 होगी, ठीक है। और जब मेरे पास एक की वैल्यू आ गई, हम क्या करते हैं, जो पूछा गया उसे निकाल लेते हैं। उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे वाले का नंबर क्या है, 2 है, तो 20 इंटू 2 कितना बनता है 40। और ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन में हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, इसमें और क्या वेरिएशन दे सकता है वो देखते हैं। जैसे कि वो कह रहा है इस बार 378 coins consist of ₹1, 50 पैसा and 25 पैसा coins whose values are in the ratio 13, 11, 7. The number of the 50 पैसा coins will be, 50 पैसे वाले कॉइन का नंबर क्या है ये बताना। इस बार उसने बोला है 378 कॉइन्स है, कॉइन्स रुपीज़ में नहीं दे रखा। और साथ ही साथ कौन से, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का पैसा पैसा। साथ ही उसने वैल्यूज़ दी है, इस पर वैल्यूज़ का रेशियो दिया है और वो कितना है 13 है, 11 है और 7 है, ठीक है। मैंने ऊपर क्या बताया था, जब वैल्यू दी हो तो नंबर निकालते हैं, नंबर दिया हो तो वैल्यू निकालते हैं। तो हम नंबर निकालेंगे, नंबर कैसे निकालेंगे, 1 रुपये का सिक्का है और उसकी वैल्यू कितनी, 3, तो यानी कि कितना बनेगा नंबर, 1 ही तो बनेगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर 1 रुपये यानी कि 100 पैसा है, ठीक है, तो ये कितने, इसको 100 पैसा बनने में कितने टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा, इसको 4 टाइम्स लगेगा 100 पैसा बनने में, लेकिन ये क्वार्टर है, ये हाफ है, इसको ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स लगेगा, इसको 4 टाइम्स लगेगा 100 पैसा बनने में, 1 रुपये पूरा बनने में, ठीक है। तो अब अगर मैं जितने टाइम्स इसको बनने में लगेगा उससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी नंबर आ जाएगा। जैसे कि 11 से 2 करूँगा तो 22, यहाँ पे 28, ठीक है। तो इनका नंबर क्या बनेगा, नंबर का सम होगा 63 और एक्चुअल नंबर हमारे पास कितना है 378। एक की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 6 आ गई। और जब हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उसने बोला है कि जो 50 पैसे वाला है उसका नंबर बताओ, नंबर क्या है यहाँ पे 22 है, 22 है, तो ये कितना बनेगा
ये बनेगा 132। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप समझ आया हो। उसने बोला था कॉइन्स है, रुपीज़ में नहीं बोला इस बार, उसने कॉइन्स बोला और हमने कॉइन्स को हमने नंबर ऑफ कॉइन्स के सामने रख दिया। रेशियो में कितने 63 आया था, लेकिन एक्चुअल क्या था 378। एक की वैल्यू हमने निकाली, उसके बाद बोला उसने 50 पैसे के नंबर बताओ, तो 22 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे नंबर आ गए हैं 50 पैसे वाले कॉइन्स के। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द रेशियो of incomes of A and B 1 year ago is 3:2. The ratio of increased income to original income of A is 2:3 and that of B is 3:4. The total present income of A and B together 21,500 to find out the income of B. तो बेसिकली कह रहे हैं कि ए बी की जो इनकम है एक साल पहले 3:2 में थी, साथ ही उनकी बढ़ी हुई इनकम और ओरिजिनल इनकम ए और बी की दोनों की क्या क्या है, ए की है 2:3 और बी की है 3:4। अब वो कह रहा है जो टोटल प्रेजेंट इनकम है ए बी के साथ में 21,500 है, तो अब बताइए बी की इनकम क्या होगी। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे करने के तरीके एक दो होते हैं और वो थोड़े टिपिकल होते हैं, समय लगा देते हैं। ठीक है, हम जो भी तरीका करेंगे वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव अपने को सीधा आंसर निकाल, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। ठीक है, जैसे ए बी की उसने दी है, ए बी की उसने दी है और कितना बोला इनकम 3:2, साथ ही साथ ए और बी की इंक्रीज और ओरिजिनल भी बोली है 2 3 और 3 4। ठीक है, ए की है ए बी की है। ठीक है, अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बस स्टेप देखते जाइए आप ध्यान से। पहले उसने 3 बोली है उसकी इनकम, तो हम 3 देंगे। फिर उसने जो ओरिजिनल इंक्रीज बोली ओरिजिनल बोली है उसको हमेशा रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे कि 2 3 बोले हम 3 2 कर लेंगे, उसको फ्रैक्शन लिख देंगे। साथ ही 2 है बी की, तो उसको क्या करेंगे 3 4 की जगह 4 3, वो भी फ्रैक्शन। बस अब क्या हो जाएगा 9/2/3। ठीक है, आगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 27 और कितना हो जाएगा, अभी कितने किसके आगे एक ही, ये आगे। ठीक है, इनका सम कितना बनेगा 43 और उसने क्या बोला है कि कितना टोटल दे रखा था 21,500। ए बी का सम 21,500, तो 21,500। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, उनकी इनकम का रेशियो था उसको ऐड किया और यहाँ पे उनकी एक्चुअल इनकम का रेशियो सम था। तो अगर जो रेशियो का सम है और एक्चुअल इनकम है का सम है उसको हम सामने रख देंगे, तो उससे हमारी क्या आ जाएगी एक की वैल्यू, और वो कितनी आएगी 5। ठीक है, काटने पे कितना आ जाएगा 500, और जब ये 500 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं की वैल्यू निकालने के बाद जो भी पूछा हो, जैसे अगर उसने ए पूछा है या बी पूछा है, इन दोनों में से कोई सा भी हम निकाल सकते हैं। उसने बोला बी, तो बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा इसका 8,000, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने समझाया है इसलिए समय लगा है, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा स्टेप में तो आप केवल देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई चेंजेस नहीं करने होते। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही आता है, वेरिएशन जो होंगी वो इसके नंबर्स में दे देंगे, तो वरना एग्जैक्टली यही आता है, इसलिए स्टेप भी याद कर लोगे तब भी चलेगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि कैसे हो गए। जैसे इस बार उसने बोला लक्ष्मण और गोपाल करके 1 year ago the ratio between Lakshman and Gopal's salary was 3:4. The individual ratio of their last year to this year's salary is 4:5 and 2:3 respectively. At present the total of their salaries is rupees 4,160. Find the present salary of Lakshman. लक्ष्मण की निकालनी है, सेम वैसे ही बोला 3 4 है इनकी इनकम और लास्ट ईयर और अभी की जो है सैलरीज, पहले लक्ष्मण की है 3 4 5 4 5 4 5 और 2 3 है किसकी, गोपाल की। ठीक है, सेम जैसे लास्ट टाइम बनाई थी हमने इक्वेशन वैसे ही बनाएंगे 3 5 4। ठीक है, 5 4 और यहाँ पे किसकी बनाएंगे 4 2 3 की जगह 3 2, वो भी फ्रैक्शन। अब क्या करना, सॉल्व करना है, जितना हो सकता है उतना हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके जैसे 24 हो जाएगा, 15/24 आ जाएगा और फाइनली कट के कितना बन जाएगा 5 और 8, 5 और 8 5 और 8, ये रेशियो। इस रेशियो का जो सम होगा, जैसे ये लक्ष्मण और गोपाल है, इस रेशियो का क्या सम होगा
13 और इसका सामने क्या है 4160, ये दे रखी है इन दोनों का, ठीक है। तो इसकी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी एक की वैल्यू आ जाएगी 320, ठीक है। और उसने क्या बोला है, लक्ष्मण का निकालिए, तो लक्ष्मण का निकाल देते हैं, कितना बनेगा 1600, ये हमारा आंसर। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, जैसे कि इसमें वो कह रहा है ABC along complete a piece of work in 30 days, 50 days and 40 days. The ratio of the salaries of each day is 4:3:2 respectively. If the total income of A is 144, find the income of B. A की इनकम दे रखी है तो B की इनकम निकालो। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं। देखो ABC की कितनी दे रखी है, ABC किसी काम को करते हैं टाइम 30, 50 और 40 दिनों में, साथ ही वो ईच डे कितना कमाते हैं, सैलरी उनकी ईच डे की कितनी है 4, 3, 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ए की इनकम दे रखी है, किसकी, ए की दे रखी है 144, तो बी की निकाल दीजिए, ये बताओ। अब एक बात बताओ, टाइम जो दे रखा है प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्या इसको प्रोपोर्शन कर लेते हैं, ठीक है, डेज में है, इसको प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। अब 3, 5, 4 आ गया हमारे पास टाइम। अब अगर सपोज अगर कोई कहता है कि मैं 4 यूनिट्स कमाता हूँ, ईच डे बोला ना उसने, सपोज अगर वो 4 यूनिट्स कमाता है एक दिन की, 3 दिन की कितनी हुई, एक दिन की 3, 5 दिन की कितनी हुई, एक दिन की 2, ठीक है, ईच डे की। 4 दिन की कितनी हुई, बस यही करना था। साथ ही उसने क्या बोला कि ए की कितनी दी है 144, ठीक है, तो कितने में काटेगा 12 पे, ठीक है। तो उसने बोला है बी की निकालो, तो कितना बन जाएगी 15 × 12 क्या होता है 180, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बस इतना करने को आया समझ में। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन stations 3:1 and that of the number of the passengers traveling between two stations by first and the second class 1:50 if on a particular day rupees 1325 1325 are collected from the passengers traveling between two stations, then the amount collected from the second class passenger। देखते हैं क्या दे रखा है रेशियो, 3:1 दे रखा है, किसका, फेयर का फर्स्ट सेकंड क्लास का। साथ ही जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उसमें कितने करते हैं 1 और 50 के रेशियो में करते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि किसी एक दिन 1325 की कमाई हुई है, तो बी का निकालो, हमें क्या निकालना है, बी का निकालो। अब अगर मैं बोलूँ सपोज फेयर है 3 और पैसेंजर है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी, 3 ही बनेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे 1 की यूनिट मान लेते हैं, एक इंसान वो कितना पे कर रहा है 3 पे कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी बनी 3 रुपये की कमाई हुई। अगर ये बोले कि फेयर है 1 और 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितनी कमाई हुई 50 हुई, है ना। और इन दोनों का सम कितना बनेगा 53, ठीक है। और एक्चुअल कितना बोला 1325, इतनी कमाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 25। और अगर 1 यूनिट की 25 आई, उसने जो बोला है वो निकालेंगे। उसने सेकंड वाले का बोला है, सेकंड वाले को बोला तो 50 × 25 कितना बनेगा 125, यही अपना आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना था, सम कर देते हैं रेशियोज का और जो एक्चुअल वैल्यू उसके सामने रख देते हैं। ऐसे में हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, उसको जिससे भी उसने पूछा हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। सेकंड क्लास ने 1250 अमाउंट कलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे कि 2 vessels are full of milk and water, ratio 1:3, 3:5 respectively. If both are mixed in the ratio 3:2, what is the ratio of milk and water in the new mixture? ये कह रहे हैं कि 2 वैसल हैं जिसमें क्या है मिल्क और वाटर भरा हुआ है, पहले वाले में 1:3 में और 3:5 में दूसरे में। अगर दोनों को मिला दिया जाए 3:2 में,
तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें क्या रेशियो होगा मिल्क और वाटर का, ये पूछ रहा है बस। देखिए कैसे करेंगे इसे। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। उसने क्या बोला, पहले वाले मिल्क एंड वाटर कितना है, 1:3, दूसरे वाले में 3:5। पहले हम क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे कितनी क्वांटिटी है, 4, 1 3 4, इसमें कितनी है 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता, रेशियो में तो हम निकाल रहे हैं 3-2 में, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए क्वांटिटी कितनी है। हमने 4 मान ली, इसमें 8 मान ली, इसको हम कर लेंगे इक्वल। इक्वल कैसे करेंगे, इंटू 8 इंटू 4 32, 4 8 32 बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, उसने बोला कि 3:2 में निकाल, यहाँ 3 देंगे, इस वाले को 2 देंगे, ठीक है। कितना बना, ये कितना बना, बस इतना ही करना था। अब एक बार देख लेंगे ऊपर और नीचे वाली वैल्यू कट जाती है, अगर कट रही होगी तो काट लेंगे, नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। कट रही है, कितने में कटेगी, और कटेगी 3 1, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो रेशियोज दे रखे हैं पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक बार, और सेकंड वाली यूनिट को सेकंड वाली यूनिट जो मिलकर के दे रखी हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 1 जा 3 3 जा, सेम यहाँ पे क्या है 1 3 जा 1 5 जा। अब फर्स्ट वाली यानी कि मिल्क का जो बना है नया रेशियो और जो वाटर का बना है इसको ऐड करेंगे, तो बन गया 6, ये बन गया 14, कटेगा कटेगा। तो ये हमारा नया मिक्सचर है, नई वाले वैसे, और ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे हमने क्या किया, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था उसका सम किया, उसका सम करके उसको इक्वल किया, और जब उसको इक्वल किया तो जितना उसने बोला था कि इस मिक्सचर से इसको निकालना है, तो हमने 3:2 से उसको मल्टीप्लाई किया। जो वैल्यू आई उससे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने छोटा कर लिया ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाती। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली कर लेते इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा काटना पड़ता। छोटा कर लिया हमने यहाँ से, तो जो 3 9 और 3 5 आए, जो मिल्क का था उसको हमने ऐड कर लिया, वाटर का हमने उसको ऐड कर लिया, जितना कटेगा उसको काटेंगे, और वही हमारा आंसर होगा, नया मिक्सचर होगा, थर्ड वाले वेसल का मिक्सचर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूँ, 2 vessels contain milk and water in the ratio 6:7 and 13:5. If both the vessels are mixed in the ratio 2:1, find the ratio of the milk and water in the milk mixture. एज से रिलेटेड भी कई प्रॉब्लम रहती हैं जो कि रेशियो प्रोपोर्शन से इजीली सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अप्पू इज 2:3। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत विल बी, वो कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है पुनीत और अप्पू की 2:3 की है, 3 साल बाद जो एज होगी वो होगी 3:4 में। और प्रेजेंट एज बताइए पुनीत, देख लेते हैं। पुनीत है और अप्पू कितनी है, 2:3, ठीक है। वो कह रहा है 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद की मैं बात करूँ, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये है पहली एज, ये है दूसरे की एज, ये है पहले की एज, ये है दूसरे की एज, ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 2x और 3x, इसमें कितना ऐड करें कि ये वाली रेशियो आ जाए, यानी कि 3 साल बाद वाली रेशियो आ जाए। 3 साल अगर मैं ऐड कर लेता हूँ इनमें, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब इनकी 3-4 रेशियो हो सकती है ना। प्रेजेंट में मैंने 3 साल ऐड कर लिए, तो 3 साल बाद वाली रेशियो हमारी आ जाएगी। हमने एक इक्वेशन बना दी, अब क्या करना है, सिंपली हमें सॉल्व करना है। क्यों हम एक्स लेट करते हैं इसके पीछे, कि एक्स वेरिएबल है पुनीत का और अप्पू की एज का, ठीक है। अगर हमारा एक्स निकल गया उससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट हमारी एज आ सकती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये बचेगा x और ये कितना बचेगा 3, है ना। x हमारा आ गया 3, तो 2 × 3 कितना बनता है 6, और 3 और x है, तो x की हमारी 3 आई है, तो 3 × 3 कितना बनेगा 9, ठीक है। निकालना किसका था, प्रेजेंट एज निकालनी थी पुनीत की आ चुकी है 6, और यही हमारा होगा आंसर।
देखो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर to that of his son is 5:2. If the product of their ages in years is 1000, then find the father's age after 10 years. क्या करेंगे 10 साल बाद पिता की एज क्या होगी? अगर अगर अभी इनकी एज है फादर और सन की 5:2 और हमने क्या लेट किया था एक्स, है ना, एक्स है, जब कुछ नहीं तो हम एक्स लेट कर लेते हैं इनके साथ। प्रोडक्ट क्या होगा इनका 10 एक्स स्क्वायर, 2x है तो एक्स स्क्वायर। और उसने बोला है कि दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 1000, कितना दे रखा है उसने 1000, एक्चुअल में कितना है 1000, और यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंगली हमारा कितना आया है 10x स्क्वायर। तो जब हम काटेंगे 10 से 1000 को कितना बचेगा 100, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी फिर 10, यानी कि अंडर रूट लगाएंगे दोनों जगह तो x क्या आ जाएगा 10। अगर हमें पता चल गया कि x 10 है, हमें निकालनी है फादर की, तो 5×10, क्यों x की वैल्यू 10 है, 5×10 कितना 50, और साथ ही उसने बोला है कि 10 साल बाद की होगी पिता की एज आफ्टर 10 ईयर्स, कितनी होगी 60। यही उसने पूछा था, यही बता दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, लिखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।